नमस्ते श्रोतागण। कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मालती जोशी जी की कहानी बचत एक ट्यूशन की। हमारे पड़ोसियों का वही हाल है कि शदरा थाऊ मेरे पीर रघुवीरे। मतलब यह कि मास्टर की जेब में मोटी सी फीस तो हमारे यहाँ से जाती है, पर दुख होता है इन्हें। अक्सर कहते भी हैं दोनों पति पत्नी सुशिक्षित हैं, फिर भला ट्यूशन के पैसे बिगाड़ने में क्या दुख है। हमारे सहृदय पड़ोसियों की जो धारणा है, ठीक वही हमारे श्रीमान जी की भी थी। कुछ साल पहले अपनी इस राय को उन्होंने पहले पहल उस दिन व्यक्त किया जिस दिन राजू पहली बार छमाही परीक्षा में फेल हुआ। प्राथमिक कक्षाओं में उसका स्तर काफी अच्छा था। इसी से माध्यमिक कक्षाओं में जाते ही उसकी प्रगति का यह प्रदर्शन हमारे लिए एक आघात सा था। उसके पिताजी ने तो करीब करीब चीख कर ही उसकी नाकामयाबी का ऐलान करते हुए कहा, जरा अपने लाडले की प्रोग्रेस बुक पर गौर फरमाया आपने? प्रोग्रेस शब्द जैसे उन्होंने चबा चबा कर कहा था। मैंने भी उतनी ही व्यग्रता से कहा, शाम को ही देख लिया है। मैं कहती हूँ जल्दी ही किसी ट्यूशन का प्रबंध करना होगा, नहीं तो वार्षिक परीक्षा में बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। ट्यूशन? वे जैसे उछल पड़े। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आखिर तुम्हारी पढ़ाई किस दिन काम आएगी? क्या एक बच्चे को भी नहीं पढ़ा सकती? शादी से पहले तो 45 बच्चों की क्लास को संभाल लेती थी। यह एफिशिएंसी अब कहाँ हवा हो गई? तुम्हारी रसोई में सब फूंक गई। मैंने भी खींच कर जवाब दिया, शादी से पहले ये चूल्हा चक्की तो गले में नहीं थे। अब तुम्हारे लिए खाना पकाऊं या इसके साथ दिमाग खपाऊं? मेरे पास कौन सा ऐसा खाली समय है, बताओ तो। और फिर आप भी तो अनपढ़ नहीं हैं, अच्छे खासे ग्रेजुएट हैं। बस इसी तरह से तर्क लेकर दोनों में खूब झड़प हो गई। असलियत यह थी कि हमारे डगमगाते बजट में ट्यूशन की गुंजाइश बिल्कुल नहीं थी। मैं अपने विद्यार्थी काल में डिबेट में हमेशा प्रथम आती रही थी, सो मैंने भारी भरकम शब्दों की रेल पेल के साथ साबित कर दिया कि बच्चों की कुछ जिम्मेदारी उन्हें भी उठानी चाहिए। वाकबाणों की बौछारों से घबराकर उन्होंने प्रस्ताव तो स्वीकार कर लिया, फिर बात अटक गई समय पर। रात की नींद वे छोड़ नहीं सकते थे, शाम की गप गोष्ठी भी जरूरी थी, सुबह 2 घंटे अखबारों का पारायण भी आवश्यक होता है। बड़ी ऊहापोह के बाद प्रातः 5 बजे से 7 बजे तक का समय निश्चित हुआ। अपने इस निर्णय की पुष्टि में उन्होंने कहा, विद्वानों ने यही समय विद्याभ्यास के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया है। तो एक शुभ दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4:45 बजे अलार्म के कर्णकटु स्वर से हड़बड़ाकर मैं जाग उठी। जनवरी का महीना, कड़ाके की सर्दी और सुबह की नींद। जी तो चाहा कि घड़ी तोड़कर फेंक दूं, पर बच्चे के भविष्य का ध्यान आते ही कर्तव्यपरायण माँ की तरह उठ बैठी और घोर निद्रा में निमग्न अपने पति महोदय को जगाने का उपक्रम करने लगी। केवल भुक्तभोगी बहनें ही जान सकती हैं कि सुबह सवेरे पति को जगाने से अधिक दुष्कर कार्य इस संसार में और कोई नहीं है। कुंभकर्ण को जगाना भी इससे कुछ सरल ही रहा होगा। कोई 15 मिनट बाद उनमें कुछ चेतना प्रस्फुटित हुई। अस्पष्ट से स्वर में बोले, राजू उठ गया। मैंने सोचा यह भी ठीक ही कहते हैं। राजू के बिस्तर के पास गई, उसे बाहर निकाला। बेचारा लड़का सर्दी से थर थर कांप रहा था। जैसे तैसे उसे जागृत अवस्था में लाकर हाथ मुंह धुलाने भेज दिया और फिर अपने देवता के सिरहाने बैठकर प्रभाती गाने लगी। देवता इस बार जरा जल्दी ही प्रसन्न हो गए। आंखें खोलकर बोले, 2 कप चाय तो बना दो, सर्दी के मारे बुरा हाल है। झक मारकर स्टोव जलाया, चाय बनाई और बेटी सेवा में पेश की। चाय पीकर वह ज्यों ही कुछ अलसाए, मैंने सख्ती से काम लिया, वह बेचारा बच्चा मुंह अंधेरे उठ गया है और आप लिहाफ में दुबक रहे हैं। इस प्रकार नैतिक दृष्टि से मजबूर होकर उन्हें उठना ही पड़ा। जैसे तैसे उन्हें बाहर के कमरे में भेजकर घड़ी देखी, 6:30 बज चुके थे। सोने का प्रश्न ही नहीं उठता था। वे भी उठने को थी, दूध केंद्र पर जाने का भी समय हो चुका था। उस दिन जो पढ़ाई हुई उसका सार यह था, एक कार्डबोर्ड पर सुंदर कागज चिपकाकर एक शानदार टाइम टेबल तैयार किया गया। इसका प्रदर्शन करते हुए पतिदेव ने कहा, टाइम टेबल हर काम की कुंजी है, इसके बिना आदमी भटक जाता है। कहना ना होगा कि इसको बनाने में उन्होंने अपनी सारी कला खर्च कर दी थी। यह बात और है कि 2 दिन बाद ही बेबी ने उस पर अपनी कला का भी आविष्कार किया था और आने वाले दिनों तक मैं सिगड़ी जलाते समय उससे सहायता लेती रही।
पहले दिन की गाथा जितनी मनोरम थी, आने वाले दिनों का इतिहास उतना ही अद्भुत था। श्रीमान जी को उस दिन आत्मज्ञान हुआ कि जो कुछ भी पढ़ा था, सब शून्य में क्यों गया था। चक्रवृद्धि ब्याज के चक्र में वे उलझ से जाते। भिन्न के सवाल उन्हें सारे संसार से भिन्न लगते। क्षेत्रफल के सवालों में पेंसिल छिलकर आधी रह जाती और रेखागणित की रेखाएं मकड़ी के जाले सी उलझाती जाती। जो हाल गणित का था वही और विषयों का। होनोलुलु और कुस्तुनतुनिया अपने नाम व त्रिज्य के कारण उन्हें याद तो थे, पर वे कहाँ हैं और क्या हैं यह याद नहीं आता था। ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में गफलत कर बैठना उन्हें यह समझ में नहीं आता था कि भारत इतना बड़ा देश है, फिर पानीपत के एक ही मैदान में इतनी सारी लड़ाइयां लड़ने की क्या तुक थी। महमूद गजनी, महमूद बिन कासिम और महमूद गौरी के जन्मदाताओं को कोसने के लिए दुनिया में क्या और नाम ही नहीं बचे थे। बुद्ध और महावीर, हर्ष और अशोक, अलाउद्दीन और औरंगजेब, इनकी जीवनियों को आपस में बड़ी खूबसूरती से मिलाकर इतिहास की कॉकटेल बना देते। सुर और तुलसी के चुने हुए पदों को छोड़कर हिंदी उनके लिए लैटिन थी। अलबत्ता अंग्रेजी उन्हें जरूर आती थी, यहाँ तक कि कविता भी समझा लेते थे, पर ग्रामर की छाया से भी भागते थे। बच्चों को पढ़ाने की ऐसी दहशत उनके मन में समा गई थी कि नींद चैन सब हराम हो गए थे। आते जाते डिक्शनरी देखो, जब तक स्लेट लेकर गणित के प्रश्न हल करने बैठ जाते। उठते बैठते मुझसे दोहों के अर्थ पूछते। खाना खाते खाते थाली में उंगलियों से रेखागणित के प्रमेय बनाते रहते। एक दिन अधीर होकर कह उठे, भाई मैं तो अब अगर मिडिल की परीक्षा दूं तो भी फेल हो जाऊंगा। यह मेरे बस का रोग नहीं है। मुझे दया आ गई। कहा भी है, सरनागत कहूं जे तजहि, तिन्हि विलोकत हानि। फिर भी उनकी प्रतिष्ठा का ध्यान कर पहले तो मैंने केवल सहायता ही ऑफर की, क्योंकि वैसे भी मुझे जल्दी तो उठना ही होता था। फिर हम दोनों का सम्मिलित अध्यापन चलने लगा। पढ़ने वाला एक, पढ़ाने वाले दो। पर हमारा यह विचित्र क्रम बहुत दिन नहीं चला। धीरे धीरे राजू के पिताजी ने कब कुशलता से अपने को इस प्रोग्राम से खिसका लिया, पता भी नहीं चला। अब राजू की पढ़ाई का सारा भार मुझ पर था। सर्वश्रुत है कि संसार का सबसे चौकन्ना जीव है पड़ोसी, सो हमारा यह प्रातःकालीन आयोजन किसी से छिपा नहीं रहा। फिर जब से इस पवित्र कार्य पर मेरी नियुक्ति हो गई, उनके आनंद की सीमा नहीं रही। कई उम्मीदवार उपस्थित हो गए। बहन जी, जरा उर्मिला को भी पढ़ा दीजिएगा। बहू, जरा रमेश को भी साथ बिठा लिया करना। भाभी, हो सके तो जरा नरेश को भी देख लीजिएगा। चाची जी, मेरी कुछ डिफिकल्टीज हैं। मतलब यह कि कई विद्यार्थी उत्पन्न हो गए। कुछ तो मुलाहिजा और कुछ मेरा शौक मना नहीं कर सकी। मेरा पुराना अध्यापन कौशल जाग उठा और यह गुरुकुल चल निकला। लेकिन बच्चे और वह भी पड़ोसियों के आसान जीव नहीं होते। रोज ही कुछ न कुछ उपद्रव होते। आधे से अधिक समय न्याय विधान में लग जाता, और न्याय भी ऐसा जिसमें दंड का कोई विधान ही नहीं था। भिन्न भिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न विषय पढ़ाना एक अच्छी खासी कसरत थी। मेरी सारी एनर्जी सुबह ही खो जाती और सारा दिन माइनस साइड पर बीतता था। सबसे ज्यादा बोरियत यह थी कि कई बच्चों की तुलना में साहबजादे एकदम ही औसत किस्म के साबित हुए। इससे मन खट्टा हो गया। महीने के अंत में परिणाम निकला। दूध, बिजली और चाय शक्कर का खर्च दुगुना हो गया था। कई चादरों पर स्याही के असंख्य दाग थे। 2 फूलदान टूट गए थे। राजू के घुटने में चोट थी और पेन गायब था। 2 पड़ोसियों से झगड़ा हो गया था। सबसे बुरा तो यह हुआ कि राजू की अपने पिता के प्रति बौद्धिक स्तर के विषय में अवांछित धारणाएं बन गई थी। इस पर तारीफ यह कि राजू की पढ़ाई में 1% भी सुधार नहीं हुआ। इतने महंगे मूल्य पर हमें वह मंजूर भी नहीं था। पतिदेव को शिकायत थी कि सारी दुनिया सोती रहे और हम बच्चों की चौकीदारी करते रहें। यह कोई अकलमंदी नहीं है। तो साहब दूसरे ही दिन से राजू को मास्टर के घर भेजना प्रारंभ कर दिया, और तब तक भेजते रहेंगे जब तक वह फेल होता रहेगा, चाहे इसके लिए बजट में कितनी ही कटौती क्यों ना करनी पड़े। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।